हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, आप लोग को पता है, सामने दिख भी रहा है कि मैंने आज बीए फर्स्ट ईयर का जो है गृह विज्ञान आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। और ये जो है आप लोग का जो मैंने सिलेबस दिया है, उस सिलेबस जो आप लोग का सिलेबस है उसका ये पहले चैप्टर का है। पहला चैप्टर मैंने आप लोग को वीडियो में पहले एक वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। मानव विकास का जो विकास है उसका मैंने अर्थ जो है, परिभाषा और प्लस विशेषताएं, मैंने इतना उस वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग को चैनल के प्लेलिस्ट बीए फर्स्ट ईयर होम साइंस के नाम से जो है उस प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि पहला चैप्टर है तो पेपर में आना ही आना है। और नहीं देखे तो बहुत पछताओगे। और ठीक उसी प्रकार आपका ये टॉपिक है, मानव विकास का सिद्धांत। ठीक है, मानव विकास का सिद्धांत तो मैंने पहले टॉपिक में आप लोग को अर्थ परिभाषा, मानव विकास का अर्थ परिभाषा और विशेषताएं आप लोग को पढ़ा दी है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथ में अपने क्लासमेट के बच्चों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि उन सबको बेनिफिट मिल सके। क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ तक कि क्लासेस नहीं चल पाई कोरोना की वजह से, और पेपर अभी आप लोग के होने हैं, तो इसके लिए आप बस हमारी वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत है। तो मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो जल्द से जल्द बनाऊंगी। वैसे तो मैं सभी टॉपिक को पढ़ाने वाली हूँ, बट इतना है कि मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगी। लेकिन अगर आप लोग को कोई समस्या हो रही है तो प्लीज़ उस टॉपिक को ज़रूर आप हमारे साथ कमेंट करें। और एक बात, अगर आप लोग हमसे लाइव डिस्कस करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, कोई भी आप लोग के सामने समस्या है, तो अगर उस पर आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हर सैटरडे को 2 बजे लाइव ज़रूर आइए। मैं 2 बजे लाइव आती हूँ। वहाँ पे आपकी कोई भी समस्या होगी तो आप उस पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों का हेल्प करने के लिए। ओके, चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, जो कि है मानव विकास का सिद्धांत। अगर इसकी बात किया जाए, इसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा आप लोग का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पेपर में हर बार पूछा जाता है, कोई भी पेपर हो। ठीक है, सिद्धांत तो आपके आने ही आने हैं। अगर हम यहाँ पे और कंपटीशन लेवल की बात कर लें, आप लोग सीटेट का पेपर भी बहुत बच्चे दे रहे हैं, ठीक है, टीजीटी पीजीटी होम साइंस की बात करते हैं तो उसमें भी तो ये सारे टॉपिक जो हैं विकास के जो सिद्धांत हैं, ये एकदम बिल्कुल हर पेपर में बार बार आने वाले रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ये ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो उसी तरह अगर बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात हम लोग कर लें गृह विज्ञान में, तो आपका पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर का सिद्धांत है। तो आपको दो चीज़ें, मैंने 3 चीज़ें आप लोग को पढ़ाई, ये तीनों तो आपको बिल्कुल रट लेना है, यानी कि अर्थ परिभाषा, विशेषताएं और प्लस आपका ये सिद्धांत, इसको आप रट के जाइए। इनमें में से यानी कि इतना अर्थ परिभाषा तो लिखना ही लिखना होता है। इन दोनों टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन नहीं तो दोनों क्वेश्चन आपको फंस जाएगा। मैं 90% आप लोग को कह सकती हूँ। ओके, तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए। ओके, पहला देखिए यहाँ पे दिया गया है कि विकास का जो, अगर हम लोग सिद्धांत देखते हैं यहाँ पे, कि जो मानव विकास का सिद्धांत होता है, तो पहला पॉइंट आप लोग का है, क्या है आपका? निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, पहला पॉइंट आपका है निरंतरता का सिद्धांत, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों? बिल्कुल आप लोग जानते हैं विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इस बात को बिल्कुल याद रखना चाहिए। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात और आप लोग को बता दूं कि आप लोगों के लिए इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट, वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी आपका है, जो है कि वृद्धि और विकास में अंतर। ये भी क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय में पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। ओके, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उस पे टॉपिक पे डिस्कस करूँगी। आज तो फिलहाल मैं यहाँ पे मानव विकास का सिद्धांत है, ठीक, निरंतरता का सिद्धांत आप लोग का पहला ये जो सिद्धांत है इसको देख लीजिए। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ, ये ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है कि विकास आपका एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोग को इसका अर्थ
बताया, विशेषताएं बताई, तो बस बिल्कुल अगर आप लोग को विशेषताएं याद हो गई तो समझ जाइए आपको सिद्धांत याद हो गया। ठीक, या फिर आप सिद्धांत को याद कर लिए तो आप विशेषता आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया यानी कि आपका विकास जब गर्भाधान होता है, यानी स्त्री का जब गर्भाधान हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे गर्भाधान की बात करते हैं, गर्भाधान के समय ही आपका क्या होता है, विकास प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्या हो जाता है, विकास प्रक्रिया शुरू हो जाता है। और ये विकास आपके जीवन प्रति चलता है। बस ये है कि आपका प्रौढ़ावस्था तक कैसा चलता है, तो वो प्लस में चलता है। और प्रौढ़ावस्था के बाद धीरे धीरे आपकी यूनिटी क्षमता हो गया, बोन जो बोन की वो हो गई, तो वो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा कम होने लगती है। तो वो हाँ, विकास दोनों तरफ हो रहा है, लेकिन आपका प्रौढ़ावस्था के बाद वो थोड़ा माइनस में होता है और उसके बाद पॉजिटिव होता रहता है। ठीक है, तो विकास एक निरंतर चलने वाली आपकी प्रक्रिया होती है। ओके, उसके बाद आपका है कि ये देखिए लिखा भी है कि विकास की प्रक्रिया गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। बालक का जन्म दो कोषों यानी दो सेलों से। ठीक, दो सेल कैसे, तो सेल आप लोग का, ठीक, जो स्त्री का अंडाणु होता है और प्लस जो पुरुष का शुक्राणु होता है, उन दोनों के मिलने से ही आपका स्पर्म और आपका ओवर जो होता है, इन दोनों के मिलने से ही उसका निषेचन क्रिया शुरू होता है, वहीं से उसका विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दो कोषों यानी सेल सूक्ष्म या जिसे बोलते हैं आप लोग क्या, स्पर्म, और अंड यानी ओवम। ठीक, ये निषेचन से होता है, यानी जब निषेचन क्रिया होती है तब इन दोनों का मिलान होता है और कई परिवर्तनों का अनुभव करते हुए यह निषेचित अणु मानव बनकर विकास की कई कक्षों की ओर बढ़ती है। इस तरह का विकास की धीरे धीरे परंतु निरंतर चलती रहती है। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे जब आपका स्पर्म और ओवम दोनों मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि दोनों का निषेचन क्रिया पे जब ये मिलते हैं तभी इसमें विकास शुरू हो जाता है। सेल का विभाजन होता है, कई सेल होते हैं। आप लोग को पता है मानव विकास यानी मानव का जो शरीर है उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो सेल ही होता है। मैं इसको आप लोग को सेल वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी कि सेल के चैप्टर में कैसे इसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग अभी सेल का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी सेल के टॉपिक पे डिस्कस मैंने किया है, वो वीडियो है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इस तरह मानव का विकास शुरू होता है और जीवन प्रश्न चलता रहता है। तो निरंतर चलने का सिद्धांत आपके विकास का है। ठीक है, उसके बाद अगर अगली बात की जाए आप लोगों का कि परिपक्वता का सिद्धांत, बहुत सही है। अभी अभी आप लोगों ने देखा, यहाँ पे देखिए बिल्कुल आप लोगों ने देखा कि निषेचन क्रिया से शुरू हो रहा है आपका विकास, दो सेल के मिलने से विकास शुरू हुआ और ये परिपक्वता की तरफ। अब आपका सेल मिला तो सिर्फ सेल है, फिर सेल विभाजन होगा। सेल विभाजन कई सेलों में यानी कि कई सेलों में ये विभाजित होते होते क्या करता है, एक विकास का रूप, यानी कि उसका पहले सर का निर्माण होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी सिद्धांत में भी पढ़ेंगे कि सिर से पैर की तरफ विकास होता है, तो सबसे पहले सर का विकास होता है। ठीक, तो सर का विकास होता है तो सर का, फिर हाथ का, पैर का, इस तरह से धीरे धीरे विकास बढ़ते हुए चला जाता है। अगर परिपक्वता की बात की जाए तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग क्या होते हैं, पहले बच्चा लेटा रहता है, फिर धीरे धीरे हाथ पैर चलाता है, फिर थोड़ा से वो क्या होता है, बैठना सीखता है, लेटना सीखता है, पलटना सीख लेता है, खड़ा होना सीखता है। तो क्या हो रहा है, परिपक्वता की तरफ ही तो बढ़ रहा है। तो ये आपका परिपक्वता का सिद्धांत है। अब हम लोग देख लेते हैं ये लिखा क्या है। तो जब व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों एवं वातावरण के प्रति कुशलतापूर्वक प्रतिक्रिया करता है तब हम यह मान लेते हैं कि वह किन्हीं विशिष्ट क्रियाओं को करने में क्या है, सक्षम हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है तो आप लोग बताएंगे, सक्षम हो गया है। ठीक है, उसके बाद अथवा परिपक्व हो गया है। कहने का मतलब है जब शिशु वातावरण में आता है तो वो अपनी आंखें बंद की रहता है। क्यों? क्योंकि अभी वातावरण की लाइट जो है बहुत ज़्यादा होती है तो वो आंखें बंद रहता है। धीरे धीरे उसकी आंखें क्या होता है कि वो परिपक्व हो जाता है, उस रोशनी में वो खोलने लगता है। तो उसी तरह होता है, परिपक्वता में समानतः स्थायित्व आ जाता है। ठीक है, धीरे धीरे स्थायित्व आ जाता है। मैंने जैसे अभी आप लोग को बताया कि धीरे धीरे हाथ पैर चलाता है, फिर पलटता है, फिर बैठना सीख जाता है। तो ये सारी
प्रक्रियाएं कैसी हो रही है, एक परिपक्वता की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, यह एक स्थायित्व कद व्यक्तित्व निष्पद्ध आदमी होता है। कहने का मतलब क्या है कि आपके स्थायित्व कद, आपका कद यानी लंबाई में हो रहा है, आपका व्यक्तित्व जो है, आपका व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। तो ये सब आपके, चाहे वो शारीरिक हो या आंतरिक हो, दोनों में ये आपकी परिपक्वता देखी जाती है, मानसिक शारीरिक। ठीक है, जिसका प्रभाव अनंतता बालक के सीखने की क्षमता पर पड़ता है। परिपक्वता एवं सीखना अधिगम विकास के दो पहलू होते हैं, ये एक दूसरे में इतने जुड़े होते हैं कि इनको अलग किया नहीं जा सकता है। परिपक्वता की क्षमता पर क्या होता है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो विकास पे आपका दो, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए प्रभाव किसका पड़ता है, तो एक का आपका वंशानुक्रम प्रभावित करता है, दूसरा आपका वातावरण। तो सबसे ज़्यादा अगर जो आपकी परिपक्वता है, तो इंसान क्या, बालक माँ कहना सीख रहा है, आप उसके सामने जैसे एक्टिविटी करते हैं वो वैसा सीख रहा है। तो आप उसके अंदर वो सीख कैसे रहा है, वो आप उसके अंदर परिपक्वता आ रही है तभी वो सीख रहा है। और सीखने को ही अधिगम कहते हैं। और ये दोनों, परिपक्वता और प्लस सीखना या अधिगम जो होता है, ये दोनों एक दूसरे के पहलू होते हैं। बच्चा जैसे जैसे परिपक्व होता जाएगा वैसे वैसे वो हर चीज़ को सीखता जाएगा, अधिगम करता जाएगा। इसलिए इसको अलग नहीं किया जा सकता है। और आपकी जो सीखने की क्षमता होती है उस पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करता है। अब आप ये उस बच्चे के वातावरण पर निर्भर करता है कि उसका परिवार कैसा पढ़ा लिखा है, वो कितना ज़्यादा स्वावलंबित है, कितना ज़्यादा बच्चे को प्रशिक्षित कर रहा है। और उसका वंशानुक्रम पे भी आ रहा है कि माता पिता का मानसिक स्थिति, यानी उनका जो देखा जाए इंटेलिजेंट जो लेवल है वो कितना है। तो ये सब भी बच्चों को प्रभावित करता है। तो आपका दो सिद्धांत हो गया, निरंतरता का सिद्धांत यानी निरंतर चलने वाला विकास, दूसरा आपका परिपक्वता का सिद्धांत। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका कौन सा सिद्धांत है, तो तीसरे में आप लोग का लिखा हुआ है, तीसरे में क्या लिखा है, अमूर्त से मूर्त का सिद्धांत। ठीक है, मानसिक विकास के आरंभ में भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करके होती है, जो वस्तुओं को देखने के सिद्धांत का अनुसरण करता है। जो विषय अमूर्त में होते हैं, धीरे धीरे बालक उसके प्रभाव कारण को समझने का प्रयास करता है। मूर्त का मतलब हो गया, जैसे कि हमारे सामने जो चीज़ है, मैं उस चीज़ को देखकर ही उसके सिद्धांत तक जा सकती हूँ। इंसान को देखूंगी, समझूंगी, उसको देखने के बाद ही हम बता सकते हैं इसका बिहेवियर कैसा है। तो से मूर्ति से अमूर्त का सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मानव विकास में। यानी कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, एक छोटे से शुरू होता है और एक समानतया बहुत ही ज़्यादा जो है विकास की तरफ बढ़ते हुए चला जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आगे भी कि आपका यहाँ पे क्या लिखा है, सेंटेंस यहाँ से देख लीजिए कि धीरे धीरे बालक उसके प्रभाव के कारण को समझने का प्रयास करता है। ठीक स्थिति की ओर होता है, प्रश्न मतलब समझने के प्रयास की स्थिति की ओर होता है। प्रारंभ में बालक पूरे हाथ का संचालन करता है, धीरे धीरे वह उंगलियों पर भी नियंत्रण कर लेता है। इसी प्रकार संबंधों का विकास होता है। प्रारंभ में वह केवल उत्तेजना अनुभव करता है, कालांतर में वह क्या करता है, संवेगों की अभिव्यक्ति करना भी सीख लेता है। भाषा का भी विकास इस कंदन से प्रारंभ होता है। अर्थ सार्थक शब्दों के माध्यम से वह वाक्यों में पहुंच जाता है। मैंने आप लोग को बताया कि अमूर्त कहने का मतलब इन्होंने देखिए वही बताया है कि मैंने भी आप लोग को बताया कि बालक क्या कर रहा है। सबसे पहले हाथ पैर चलाना सीखेगा, उसका हाथ पहले मुट्ठी बंधा रहता है, फिर धीरे धीरे ऐसे हाथ को चलाता है। ठीक, फिर धीरे धीरे वो अपने फिंगर को चलाना सीख लेता है, धीरे धीरे फिंगर को चलाना सीख लेता है, उंगलियों को भी अपने निरंतर यानी किसी चीज़ को पकड़ने भी लगता है। उसके बाद फिर इसी प्रकार अगर देखा जाए संबंधों को, तो वो क्या करता है, सबसे पहले उसका अगर अनुभव देखा जाए, उसकी उत्तेजना देखी जाए तो माँ के लिए होता है। उत्तेजना का मतलब उसको भूख लगी तो वो माँ को देख के रोने लगता है, तो उसकी उत्तेजना उधर। फिर धीरे धीरे वो सभी के ऊपर हो जाता है। उसका संवेग का मतलब कि उसको भूख लग रहा है तो वो रो रहा है, सिर्फ रो रहा है,
गुस्सा कर रहा है तो रो रहा है, तो धीरे धीरे उसको संवेगों पर भी वो अभिव्यक्ति करना सीख जाता है, कब उसको हंसना है, कब उसको रोना है। तो ये सारी चीज़ कंदन का मतलब कि बच्चा पहले क्या करता है, बलबलाता है, यानी कि आ ऊ ऐसे करके बात करता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है कि देखिए बच्चे पानी को सबसे पहले क्या बोलते हैं, मम मम, ठीक, मम बोलते हैं। फिर धीरे धीरे उस निरर्थक अर्थ को शब्दों में बदलकर एक वाक्य बनाता है, फिर वो धीरे धीरे पानी शब्द का भी प्रयोग करने लगता है। तो इसी जो ये प्रक्रिया है कि आप विकास मानव का कैसे चल रहा है, वो हाथ चलाना सीखा, अभी उंगलियों को चलाना नहीं सीखा। जब वो उंगलियों पे नियंत्रण कर लेता है तब वही आपका होता है कि वो मूर्त से हाथ चलाना सीखा और अमूर्त यानी वो फिंगर तक नियंत्रण करना सीख गया, वो संवेगों पे नियंत्रण करना या संवेगों का अभिव्यक्त करना सीख गया। यही सिद्धांत आपका होता है मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिए, ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, मस्तकोष मुख सिद्धांत। मैंने अभी आपको बताया इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं, सिर से पैर का सिद्धांत, यानी सिर से पैर की तरफ का जो विकास होता है। एक सेकंड, एक जो है आप लोगों का, ठीक, सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है उसे ही मस्तकोषमुखी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है, इस सिद्धांत के अनुयायियों का कहना है कि, यानी कि इस सिद्धांत को जो मानने वाले हैं उनका कहना क्या है कि विकास की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, सर से प्रारंभ होती है। बूढ़ावस्था में भी पहले सिर का विकास होता है, बिल्कुल सही। सर के बाद धड़ एवं फिर टांगों का विकास आदि होता है। जन्म के बाद भी पहले बच्चा अपने सर को इधर उधर घुमाता है, उसके ऊपर उठाकर उठने का प्रयास करता है। बाद में वो क्या करता है, बैठने चलने की प्रक्रिया करता है, ठीक है। यह सिद्धांत शारीरिक विकास की प्रक्रिया पर निर्धारित है। तो मैंने आप लोग को ये पॉइंट पहले भी बताया कि सबसे पहला विकास कहाँ से होता है, सर से होता है। आप लोग को मैंने बताया कि जब बूढ़ावस्था में विकास होता है, कोशिका विभाजन यानी दो सेल मिलते हैं जब, और दो सेल मिलने के बाद जो है जब विभाजन होता है, विभाजन के बाद सबसे पहला विकास जो होता है वो सिर का होता है। सर के पास बाद आपका धड़ फिर टांग का होता है। उसी प्रकार जब बच्चा जन्म ले लेता है तो सबसे पहले वो सर को ही बैलेंस करना सीखता है, सर को इधर उधर हिलाना, फिर हाथ को हिलाना शुरू करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके किस पे, शारीरिक विकास जो होता है उसके सिद्धांत पे ये कार्य करता है, ठीक। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मस्तकोष मुखी जो विकास है उसे ही सिर से पैर की तरफ विकास का सिद्धांत कहते हैं। आप लोग पढ़ लिए होंगे, देख लिए होंगे, आप लोग इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा, अच्छे समझिएगा। मैं फिर आप लोग को कह रही हूँ कि ये आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल इसको रट के जाइएगा और ये पेपर में आना है, ओके। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, निकट दूर का सिद्धांत। ये भी सिद्धांत उसी पर निर्भर करता है, उसी पे है, ठीक है। जिस तरह आपका सिर से पैर की तरफ हो रहा है, जिस तरह आप मूर्त से अमूर्त की तरफ जा रहे हैं, उसी तरह आपका दूर निकट का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को मानने वाले का क्या कहना है कि सबसे पहला जो विकास होता है वो केंद्र बिंदु स्नायु मंडल होता है। पहले स्नायु मंडल का विकास होता है, उसके बाद स्नायु मंडल के निकट के भागों का विकास होता है, जैसे हृदय, छाती, कोहनी आदि। इसके बाद उंगलियों आदि का विकास होता है। स्नायु मंडल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जब आप लोग ब्रेन पढ़ेंगे यानी तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझ पाएंगे। अभी तो फिलहाल इतना ही समझिए कि आप लोग का सिर का विकास हुआ, सबसे पहले ब्रेन का विकास हो रहा है। ब्रेन यानी निकट आपके स्नायु मंडल, जो आपके हर दिमाग को जो सोचना है उसको जो भेज रहा है उसका विकास होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके हृदय, हृदय बोले तो रक्त परिसंचरण, ठीक है। आपकी छाती, कोहनी हो गई, हाथ का हिलाना डुलाना, कोहनी का विकास हुआ, उसके बाद ही उंगलियां आपका नियंत्रण में आएगा। और ये सब नियंत्रण में करने का काम कौन करता है, आपका स्नायु मंडल करता है, ठीक है। तो आपका दूर
निकट का यानी कि सबसे पहले निकट का विकास होता है, उसके बाद दूर का यानी कि सबसे पहले आपके ब्रेन का विकास, फिर सर पैर का विकास, जो कि ब्रेन ही पूरा नियंत्रित करता है आप लोगों को। ओके, समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट जो आपका है वो है समान से विशिष्ट का सिद्धांत। बिल्कुल वही चीज़ है कि समान से विशिष्ट सिद्धांत। देखिए, आपको सिर्फ टॉपिक याद करना है, ठीक, यानी कि आपको सिर्फ पॉइंट पॉइंट याद कर लेना है, हेडिंग याद कर लेना है, बाकी उसके अंतर्गत वही बातें घुमा फिरा के आप लोग को लिखना है कि आपका सबसे पहले सर से विकास हो रहा है, ठीक, निरंतर चलने वाला विकास है, फिर आपका परिपक्वता का सिद्धांत है, उसमें भी वही बातें आ रही कि सबसे पहले आप लोग सर घुमाएंगे, ठीक है, सर सर फिर हाथ पैर हिलाना, फिर बैठना उठना, फिर ठीक उसी प्रकार आपका जो है जो सिर से पैर के सिद्धांत हो गया, दूर का निकट का सिद्धांत हो गया, मूर्त से अमूर्त, उसी तरह समान से विशिष्ट विशिष्ट की ओर यानी समान से विशिष्ट की ओर विकास होता है, इसका सिद्धांत आप लोगों के सामने आएगा। ठीक है, इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, नहीं आएगा तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, एक सेकंड, हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं समान से विशिष्ट का सिद्धांत। ठीक है, विशिष्ट का सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास समान परिस्थिति से होता है, धीरे धीरे यह विकास विशिष्ट स्थिति की ओर पहुँच जाता है। ठीक है, विशिष्ट स्थिति की ओर होता है। आरंभ में बालक पूरे हाथ का संचालन करता है, धीरे धीरे वह उंगलियों पर नियंत्रण करता है। बिल्कुल आप लोग टॉपिक को देख सकते हैं कि टॉपिक में बिल्कुल वही लिखा है, बस आपको हेडिंग याद करना है। इसी प्रकार संबंधों का विकास होता है। आराम से वह केवल उत्तेजना भाव करता है, कालांतर में वह संवेगों को अभिव्यक्त करना भी सीख लेता है। भाषा का विकास भी कंदन से प्रारंभ होता है, निरर्थक सार्थक शब्दों के माध्यम से वह वाक्यों के विकास तक पहुंच जाता है। कहने का मतलब है पहले वो क्या करता है, आ ऊ आ करना सीखता है, फिर माँ कहना सीखता है, मम्मा, बुआ, तिक, पापा, इस तरह से वो धीरे धीरे शब्दों को कहना सीख जाता है। यही होता है आपका समाज से विशिष्ट की और विकास। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट जो आपका है। ठीक है, ये यहाँ पे बोल रहा है कि विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, विकास के भविष्यवाणी का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि जो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास की गति क्या है, इसका स्वरूप क्या होगा, इस सब की भविष्यवाणी संभव है। बालक के कलाई के एक्सरे चित्र द्वारा इसके भावी आकार की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, यानी कि जो विकास है उसका हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी पता है, अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा कि जो आप लोग का विकास है वो कैसे हो रहा है, सर से पैर की तरफ हो रहा है। और हर कोई कहता है कि बालक का या एक बालक या किसी भी शिशु का विकास कैसे हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, निकट आपका मूर्ति से अमूर्ति की तरफ बढ़ रहा है, यानी निकट से विशिष्ट की ओर या दूर प्रति की ओर वो बढ़ते हुए जा रहा है, तो हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब देखिए 9 पॉइंट जो है आपका, ठीक, 9 पॉइंट आपका है, ये कह रहा है कि आप लोग का जो भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि देखिए भिन्नता का सिद्धांत, विकास की गति सामान्य नहीं होती है, ठीक, समान नहीं होती है, यह गति जीवन भर चलती है, परंतु इसके स्वरूप भिन्न भिन्न होते हैं। विकास की गति शिशुअवस्था में तेज होती है, बाल्यावस्था में धीमी गति होती है, और किशोरावस्था, जिसे कि आप लोग तूफान की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें तीव्र होती है, पूर्णतः प्राप्त कर लेती है, और लड़कियों का विकास भी समान ढंग से नहीं होता, उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। यानी अगर यहाँ भिन्नता के सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे लड़का और लड़कियों की जो विकास की स्थिति होती है, दोनों की अलग अलग होती है, दोनों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। शिशुअवस्था में देखा जाए तो विकास की गति बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से होती है, और वहीं पे अगर बाल्यावस्था की बात की जाए तो यहाँ पे विकास की अवस्थाएं धीमी पड़ जाती है। विकास की अवस्थाएं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं इस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगी। विकास की अवस्था, ठीक है, जो आपकी शिशुअवस्था, उत्तर शिशुअवस्था, पूर्व शिशुअवस्था, बाल्यावस्था,
इसमें भी उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक प्रौढ़ावस्था, वयस्क अवस्था, ये जो अवस्थाएं हैं ये भी आपके एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। इसके लिए बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम से हर जितने भी एग्ज़ाम मतलब आपके एग्ज़ाम से लगभग टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश यहाँ पे करूँगी। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बताया कि आप लोग की भिन्नता का सिद्धांत, तो मैंने आप लोग को बता दिया कि सभी अवस्थाओं में विकास की दर जो होती है वो भिन्न होती है। ठीक है, विकास की दर जो होती है वो भिन्न होती है। तो यहाँ पर विकास की दर भिन्न होती है, यहाँ पे भिन्न हो जाती है। चाहे आपकी शिशुअवस्था की बात की जाए तो इसमें तीव्र होती है, बाल्य में धीमी पड़ जाती है। अगर वहीं पे हम लोग किशोरावस्था की बात कर लेते हैं तो इसमें भी विकास की जो गति होती है बहुत तेज़ हो जाती है। लेकिन अगर प्रौढ़ावस्था तक की बात करें तो प्रौढ़ावस्था के बाद बिल्कुल ये धीमी हो जाती है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे वातावरण। ये लास्ट नहीं है, अरे काफ़ी पॉइंट है, कोई नहीं। ये जितने भी पॉइंट आप लोग को दिया गया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जा रही है लेकिन आप लोगों के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर जितने ज़्यादा हेडिंग आप लोग लिखोगे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। मैंने आप लोग को पेपर पैटर्न भी बताया कि आप लोग का पेपर पैटर्न अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और लॉन्ग, यानी कि वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, 3 तरह के क्वेश्चन बन के आप लोगों के सामने आने वाले हैं। ठीक है, तो लॉन्ग में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप 9 से 12 हेडिंग लिख देते हैं और उसमें 2-3-4 जितना मैं बोल दे रही हूँ, जितना आप लोग देख रहे हैं, इसमें से 2-3-4 पॉइंट लाइनें तो आपको याद ही हो जाएंगी। अगर आप वीडियो को अच्छे से एक बार ध्यानपूर्वक सुन लिए तो बिल्कुल याद हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अगर एक बार नहीं तो 2 बार आप लोग चला के रख दीजिए। कोई काम कर रहे हैं सुन लीजिए, बस ध्यान से सुन लीजिए मेरे इस टॉपिक को, आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पेपर ऑफ व्यू के लिए ये पॉइंट है, मनोविकास का सिद्धांत। ठीक है, अब देखेंगे वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम का सिद्धांत। ठीक है, देखिए बच्चों को जो आपका बच्चा, मैंने आप लोग को बताया कि बच्चे पर वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम से बच्चों का जो व्यक्तित्व होता है उसका नींव पड़ता है, उसी तरह वातावरण भी इस सिद्धांत से अलग नहीं किया जा सकता। बच्चे की वृद्धि और विकास भी उसके वंशानुक्रम, वातावरण दोनों का परिणाम होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 10 पॉइंट देखेंगे। 10 पॉइंट देखेंगे। 10 में आप लोग का संपूर्ण विकास का सिद्धांत। अब देखिए मनोविज्ञान में बालक के सर्वगीण विकास पर बल दिया जाता है। ठीक है, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और मनोगत्यात्मक विकास के सभी पक्ष सम्मिलित कर लिए जाते हैं। अतः शिक्षक बालक के संपूर्ण विकास के लिए प्रयासरत होता है। ठीक है, अब ये सिद्धांत भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग देख सकते हैं कि एक बालक का विकास या शिशु का विकास जो होता है, सर्वगीण विकास की बात आती है। सर्वगीण का विकास, चौमुखी का विकास, कहने का मतलब उसका शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक का मतलब होता है जैसे आपका क्रोध, रोना। ठीक है, आप खुश हो तो हंसना, तो ये संवेगात्मक हो गया। मनोगत्यात्मक, आपका शारीरिक विकास कैसा और नैतिक विकास कैसा है, तो आपको मनोगत्यात्मक विकास, मानसिक विकास ये आता है। तो ये सारे विकास भी आपके विकास का सिद्धांत में आता है। और एक शिक्षक जो होता है, ठीक, वो क्या करना चाहता है, वो बच्चे का सर्वगीण विकास करना चाहता है, उस पर ही प्रयास करता है। ओके, अब देखेंगे आपका 11 पॉइंट जो है, 11 पॉइंट, ठीक, 11 पॉइंट आपका जो है बाहरी नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। ठीक है, तो बच्चे जब छोटे मूल्यों और सिद्धांतों के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका स्वयं का सिद्धांत, मूल प्रणाली, स्वयं की आत्मा, स्वयं का आंतरिक नियंत्रण विकसित होने लगता है। ठीक है, अब बाहरी नियंत्रण का मतलब कि जब हम छोटे होते हैं तो क्या होता है कि माँ पापा के ऊपर ही हम निर्भर होते हैं। ठीक है, मम्मी पापा के ऊपर ही निर्भर होते हैं, वही हमारे ऊपर नियंत्रण करते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जैसे जैसे हमारा विकास होता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे हमारा स्वयं का सिद्धांत आ जाता है, यानी कि हम सोचने लगते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं,
हम अपना एम बनाते हैं कि हमें क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है, कैसे पढ़ना है, ठीक, हम कितना पढ़ रहे हैं, हमारा रिजल्ट कितना आएगा, ठीक। तो ये हमारा मूल जो प्रणाली हो गया, यानी हमारा खुद का मूल कि हमें कैसे अपना वो करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने स्वयं आ जाता है, आपका स्वयं का आत्मविश्वास हो जाता है, आप पे आपका स्वयं का नियंत्रण हो जाता है। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं, अब हमको एक स्मार्टफोन चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते नहीं, अभी मेरा एम है सिर्फ पढ़ाई करना, मोबाइल नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। तो वो हमारा खुद का आंतरिक का एक नियंत्रण होता है। बाहरी नियंत्रण क्या हो गया, वो चेंज होकर किस में आ गया, आंतरिक नियंत्रण में आ गया। तो जो आपका बाहरी नियंत्रण है वो नियंत्रण जो चेंज होकर आपके अंदर स्वयं आ जा रहा है, आप खुद के ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं कि नहीं, हमें दूसरे को देखकर ये काम नहीं करना, दूसरे स्मार्टफोन चला रहे हैं तो हमको नहीं चलाना है, हमको सिर्फ पढ़ना है, ठीक। जो ये नियंत्रण है यही आत्मनियंत्रण होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। 12 नंबर जो है, देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ठीक, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत यानी कि विकास किस दिशा में शुरू होता है। फिर वही बात घुमा के ये बोल रहा है कि बच्चे के विकास का शुरुआत कहाँ से हो रहा है, सिर से हो रहा है, जो कि आप पहले भी पढ़ लिए। इसके बाद धड़, फिर टांगे, फिर सबसे बाद में क्या होता है, बाद में आपका क्या होता है, बाद में ये तैयार होती है विकास की दिशा का सिद्धांत, जो कि भ्रूण के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में, तो 3 भागों में विभाजित किया गया। सिर से पाँव की ओर, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, यानी कि रीढ़ की हड्डी, पहले आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो बनती है, उसके बाद उसकी आपकी छाती की हड्डी बन रही है। स्नायु, अभी आपने स्नायु मंडल पढ़ा था, ठीक है। स्नायु मंडल, स्नायु तंत्र जो है रीढ़ की हड्डी में ही सेफ होता है, आपका रीढ़ की हड्डी ही बनती है। तो सबसे पहले स्नायु मंडल का आपने विकास पढ़ा, तो पहले सर का विकास हुआ, मैंने बताया पहले सर का विकास हुआ, फिर आपके स्नायु मंडल का विकास हुआ, यानी कि रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर आपके स्वरूप प्रक्रिया। स्वरूप प्रक्रिया का मतलब कि उसके बाद आपका जो है ये इसको क्या, चेस्ट की हड्डी जो बोलते हैं, ठीक है, वो बनेगी। उसके बाद आपका पैर, हाथ, धड़ ये बनेगा। उसके बाद आपका एक स्वरूप पूरा तैयार होगा। तो ये आपका होता है, ये आपका आपने पढ़ा विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसमें 3 पॉइंट आप लोग को बताया गया। लास्ट और हाँ, लास्ट पॉइंट है आपका एकीकरण का सिद्धांत, ठीक। लास्ट पॉइंट आपका यहाँ पे है एकीकरण का सिद्धांत। बालक पहले संपूर्ण अंग की को और बाद में क्या करता है, विशिष्ट भागों को चलाने व प्रयोग करना सीखता है, ठीक है। और बाद में उन भागों का एकीकरण करना सीख जाता है। इसे एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे बच्चा पहले पूरे हाथ को, बाद में उंगलियां हिलाना सीखता है। एकीकरण का सिद्धांत कहने का मतलब है कि अभी आप लोग क्या, पहले बच्चा हाथ को मुट्ठी बंधी रहती है, आप लोगों ने देखा बच्चे का मुट्ठी बंधा रहता है, वो पहले हाथ को इधर उधर घुमाना सीखता है, बाद में क्या करता है, वो किसी चीज़ को पकड़ना, यानी कि अपने उंगलियों पर वो नियंत्रण पा लेता है। तो यही आपका एकीकरण का सिद्धांत है। देखा जाए तो जैसे पहले बच्चा म, प, ब ऐसे करके बोलता है, बाद में क्या करता है, वो शुद्ध शब्द को, एक वाक्य को बोलना सीख लेता है, सभी को मिलाकर बोलना सीख जाता है। यही आपका एकीकरण का सिद्धांत है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या पढ़ाया, बीए फर्स्ट ईयर के गृह विज्ञान का मानव विकास का सिद्धांत पढ़ाया, जिसमें विशेषता, अर्थ, परिभाषा मैंने आप लोग को बता दिया है। ये भी पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो आपको आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों तक ये एग्ज़ाम तक पहुंच सके। और शेयर करिए, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आप लोग को वीडियो, ओके। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अगली टॉपिक हमारी जो होगी वो विकास की अवस्था या विकास और वृद्धि में अंतर। ये दो पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्द ही मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, ओके। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।